तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने चैप्टर 4 सिविक्स क्लास 6 का। ठीक है, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आज ये टॉपिक हम लोग पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। वन शॉट वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में की एलिमेंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट तत्व ये एलिमेंट। ठीक है, तो पहले एक केस ले लेते हैं साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। जैसे इंडिया पहले गुलाम था ना अंग्रेजों का, उसी तरह साउथ अफ्रीका भी एक टाइम में गुलाम था अंग्रेजों का। ठीक है, तो वहाँ पे ना भेदभाव होता था। क्यों होता था? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। नहीं, रेस के कारण, रेस मतलब कलर के बेसिस पे भेदभाव होता था। जो अंग्रेज लोग थे वो लोग का रंग वाइट था, फिर वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, जो वहीं के लोग थे, वो लोग का कलर वहाँ ब्लैक था। और जो जैसे मतलब कोई दूसरे कंट्री से गए थे, जैसे इंडियंस, ये लोग, वो लोग का कलर कैसा था? वो कलर्ड थे। कलर्ड मतलब ऐसा नहीं लाल पीला वैसा करके, ब्राउन कलर के थे वो, ना ही वाइट थे ना ही ब्लैक थे। ठीक है, तो अब देखो सबका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग था। कोई वाइट था कलर में, कोई ब्लैक था, तो कोई क्या बोलते हैं ब्राउन था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना कि उस समय अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसलिए ना वहाँ अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते थे एज कम्पेयर टू ब्लैक और ये जो ब्राउन कलर के थे। ठीक है, तो आते हैं एक वहाँ पे ना एक बच्ची है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, जिसका नाम है माया नायडू। ठीक है, तो माया नायडू को ना बोलती है उसकी मम्मी कि क्या मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं? तो वो बोलती है हाँ हाँ सुनाइए मम्मा। तो उसकी मम्मी बोलती है ना कि एक हेक्टर पिटिशन था। ठीक है, पिटिशन, वो उसको गोली मार दिया गया था। तो यार वो भी क्यूरियस हो गई कि हेक्टर को क्यों गोली मार दिया गया था। तो यही जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, तो एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर के बच्चे लोग थे उनके साथ तो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उसी में वहाँ का क्या बोलते हैं, जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर था वो उसे गोली मार दिया, यही भेदभाव के कारण। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो ये था हेक्टर का स्टोरी, जो कि अब कायदे से देखे देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे ये दर्शाता है कि वहाँ पे रेसिस मतलब भेदभाव होता था। ठीक है, मतलब अभी तक ये साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यही चीज को खत्म करने के लिए वहां पे एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम होता है दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे पास्ट में कैसे हम लोग कांग्रेस फॉर्म किए थे, एक पॉलिटिकल पार्टी, उस तरह वहां भी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट थी अपार्थाइड के। अब अपार्थाइड क्या है कि यही हो गया जो आपका ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसी को हटाने के लिए ये अपार्थाइड के अगेंस्ट है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जो लीड कर रहे थे ना वो नेल्सन मंडेला थे, जिनका आपको पिक्चर यहाँ दिख रहा होगा। जैसे इंडिया में कैसे गांधी जी हैं, ये वहाँ ये, तो उसी तरह नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के गांधी जी थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इनका सिग्निफिकेंट रोल था इसको हटाने में, एबॉलिश करने में, किसको? अपार्थाइड के अगेंस्ट। ठीक है, और ये लोग फाइनली क्या किए थे? अपार्थाइड हटाए और वहां पे 1994 में साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री में बदले। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि अंग्रेजों के गुलाम था, मतलब अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल था कंट्री में, मतलब एक कम्युनिटी पूरा कंट्रोल करता पूरा देश को। लेकिन जब ये डेमोक्रेटिक बनी 1994 में, तो अब क्या हुआ, पावर जो है पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया, पूरा बढ़ गया। किसके? किसमें? पूरे पीपल लोग के पास। अब कोई एक कम्युनिटी के पास पावर नहीं है, अब पूरे जनता के पास पावर, उस कंट्री में जो जो रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहले क्या साउथ अफ्रीका में पास्ट में क्या रेसेस थे, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, कलर्ड पीपल, ये तीनों रहा करते थे। लेकिन नहीं, ब्रिटिशर लोग का ये कंट्रोल था, तो वो लोग ये दूसरे कम्युनिटी सबको दबा के रखते थे। फिर उसमें से एक बच्चा था जो गया था प्रोटेस्ट करने, तो उसको क्या अंग्रेज मार देता है गोली। इसकी क्या माया नायडू की कहानी उसकी मम्मी स्टोरी सुना रही थी। ठीक है, लेकिन अब देखिए, फिर इसको एबॉलिश करने के लिए, हटाने के लिए कौन प्रोटेस्ट किया था? एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसका नाम था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके हेड कौन थे उस समय? नेल्सन मंडेला। और ये अपार्थाइड क्या था? यही जो था ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको अपार्थाइड कहा जाता था, जिसको जिसके अगेंस्ट थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, और बाद में क्या 1994 में क्या हुआ कि अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री में से जो सबसे पहला की एलिमेंट है वो है पार्टिसिपेशन। नहीं बोलते हैं कि लोगों का, नहीं, भागीदारी, कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन में। क्यों करना चाहिए? ये पार्टिसिपेशन क्या चाहिए? तो इलेक्शन में, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि रेगुलर इलेक्शन क्यों होना चाहिए एक देश में? आप देखते होंगे ना, इंडिया में भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है, कंट्री लेवल पे और क्या बोलते हैं स्टेट लेवल पे। तो क्यों जरूरी है? देखिए, अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना एकदम नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पावर होता है अल्टीमेटली किसके पास होता है? पीपल लोग के पास होता है। पीपल लोग के पास पावर क्यों होता है? क्योंकि इलेक्शन के थ्रू यही लोग वोट देते हैं। ये लोग वोट देते हैं और इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, ठीक है। अब मान चलिए अगर इरेगुलर इलेक्शन नहीं होता तो क्या होता कि वो जो 5 साल के लिए नॉर्मली क्या होता है कि जो अभी इलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो तो हो सकता है अपना मनमानी करे एक बार इलेक्ट होने के बाद, अगर रेगुलर इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, कि अब भाई हम एक बार बन गया, उसको पहले से पता हो कि अगर वो हटने वाला नहीं है तो वही करेगा जो उसका मन करेगा। उसको करप्शन करना होगा, नहीं घूसखोरी करना होगा, वो करेगा, वो ढंग से अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है, पीपल लोग अगर हैप्पी नहीं होंगे तो यार पहले से वो फिक्स रहता है कि अगर हम आपको इलेक्ट करें तो आपका एक टेन्योर फिक्स रहेगा कि आप बस फिक्स पीरियड के लिए ही क्या बोलते हैं सर्व करेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या होता है, 5 साल का टेन्योर होता है कि अगर आपको पीएम बनाया गया तो आप 5 साल के लिए पीएम रहिएगा। उसी तरह अमेरिका में टेन्योर क्या रहता है, पीरियड, फिक्स पीरियड 4 साल का होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान के चलिए कि अगर कोई लीडर ढंग से अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका टेन्योर तो फिक्स है, तो क्या वो फिर कभी री इलेक्ट होगा? नहीं होगा। अगर वो काम अपना ढंग से परफॉर्म करेगा, जनता खुश रहेगी तो उसको फिर से री इलेक्ट कर लेगी। तो उसमें क्या कर रहा है ये री इलेक्शन, क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के पावर में लिमिट लगा रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। नहीं, अगर मान के चलिए री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता, उसी को भी हम लोग एक बार वोट दिए, इलेक्ट किए, वो इलेक्ट हो गया, उसके बाद तो वो अपना मनमानी करने लगता, अगर री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो, कि नहीं। तो इसमें आप समझ गए क्या क्या हुआ। डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है? पीपल के पास होती है। पीपल के पास क्यों होती है? क्योंकि पीपल ही लोग वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अगर अपना काम ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, पीपल लोग हैप्पी नहीं रहेंगे। और पीपल लोग को पहले से पता है कि यार जिसको हम लोग बनाए वो तो यार 5 साल के लिए आया है, क्योंकि उसका टेन्योर फिक्स है कि भाई अभी वो भले करप्शन में इन्वॉल्व हो, जो भी कर रहा है अपना काम ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर अगली बार उसको वोट नहीं देंगे। तो क्या री इलेक्शन होगा तो फिर अगली बार दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे वोट। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट को पावर को लिमिट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला की एलिमेंट हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अब क्या कोई दूसरा भी तरीका है क्या? अब अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। हम लोग बस ऐसा नहीं कि वोट ही देके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ये हम लोग को जानने में इच्छुक रहना चाहिए कि यार अब हम लोग किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करके नहीं उसका सरकार फॉर्म करवाएं, अब वो क्या आदमी क्या काम कर रहा है ये हम लोग को हमेशा नहीं, हम लोग को अप टू डेट रहना होगा, क्या इंटरेस्टेड रहना होगा, जानने का इच्छुक रहना होगा कि भाई वो क्या काम कर रहा है, ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ढंग से नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, नहीं कि यार आपको अपना ड्यूटी ढंग से परफॉर्म करना चाहिए, वो लोग को रियलाइज दिलवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2005 में ना इलेक्शन हुआ था, अब जो पॉलिटिकल पार्टी जीती थी ना, अब उन लोग जीतने के बाद क्या किए थे ना कि इलेक्ट्रिसिटी का भाव अचानक से बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब इलेक्शन जीतने के बाद क्या, अगर भाव बढ़ा दिया इलेक्ट्रिसिटी का तो पीपल लोग क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, उनको पता था उनके अराउंड क्या हो रहा है। तभी ना पीपल लोग एक्सप्रेस्ड किए अपना डिसअप्रूवल कि वो खुश नहीं थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि पहले तो गवर्नमेंट रजिस्ट किया, डिफेंड किया अपने आप को कि नहीं नहीं, हम लोग जो किए हैं नहीं आप लोग के भलाई में किए, पर अल्टीमेटली उन लोगों को मानना पड़ा पीपल लोग का बात, नहीं सुनना पड़ा और विड्रॉ करना पड़ा अपना डिसीजन। क्योंकि अगर वो विड्रॉ नहीं करती तो क्या अगली बार जनता खुश नहीं रहती और क्या उन लोग को वोट देती, नहीं देती। तो क्या हो गया, अदर वे क्या है पार्टिसिपेशन का, पहला तो हो गया कि आपको इच्छुक रहना होगा, इंटरेस्टेड रहना होगा क्या चीज वर्क कर रही है गवर्नमेंट, और नहीं अगर ढंग से परफॉर्म नहीं करेगी तो हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है।
फिर और क्या तरीका हो गया कि अगर गवर्नमेंट कोई खराब पॉलिसी निकाली है, अपना ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं करी है, कोई गलत डिसीजन लिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? धरना दे सकते हैं कि नहीं, एक जगह ग्रुप में बैठ सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं आप, रैली निकालते हैं तो कैसे कोई बहुत सारे जाम लग जाते हैं। फिर क्या स्ट्राइक कर सकते हैं, स्ट्राइक मतलब क्या, दुकान उकान आप बंद कर दिए। फिर सिग्नेचर कैंपेन्स निकाल सकते हैं। जैसे सिग्नेचर कैंपेन निकालना मतलब नहीं कि एक पेज में या एक बहुत बड़ा बोर्ड में हम लोग सबका सिग्नेचर करा रहे हैं कि ये दिखा रहे कि यार हम लोग सब चाहते हैं कि ये सरकार ना रहे। जैसे आपको कैसे, आप अगर मान के चलिए एक स्कूल में है, एक स्कूल के अंदर एक क्लास में है, आप कोई टीचर से खुश नहीं है, तो कैसे आप लोग सब सिग्नेचर करके प्रिंसिपल को देते कि हम लोग सर ये टीचर से खुश नहीं है, आप प्लीज़ इनको हटा दीजिए। उसी तरह सेम प्रोसेस होता है कि अगर मान के चलिए सरकार में कोई एक मतलब नेता है, आप उससे खुश नहीं है, तो कैसे आप उसका सिग्नेचर करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। या कोई भी मतलब कोई छोटा सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, आप अगर उससे सहमत नहीं है तो ठीक है। अब यहीं पे बात है, अब धरना, रैली, स्ट्राइक ये सब कब करोगे? जब आपको न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिले, मैगज़ीन से मिले, टीवी से। क्योंकि आपको अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी? न्यूज़पेपर से मिलेगी, मैगज़ीन और टीवी ये सब से ना मिलेगी। तो ये सब क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये दिखाने में कि गवर्नमेंट क्या डिसीज़न ले रही है। वो लोग अपने इश्यू को ढंग से रिज़ॉल्व कर रही है कि नहीं, ठीक है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? यही सब चीज़ से पता चलता है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी ये सब से। ठीक है? अब आ जाते हैं, देखिए, अब जो डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है? तो डेमोक्रेसी में ना ऐसा नहीं है, अभी बोला ना कि पावर अल्टीमेटली किसके पास लाई करती है? पीपल के पास। लेकिन देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है ना डेमोक्रेसी में कि सब कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो सेक्शन, कुछ सेक्शन ऐसे हैं ना समाज के, जैसे आप पढ़े हैं इसके प्रीवियस चैप्टर में, जैसे कास्ट सिस्टम, ठीक है? कास्ट सिस्टम में क्या, जो सबसे पिछड़े वर्ग थे, नीचे वाले वर्ग, जैसे नहीं अनटचेबल्स, नहीं, उनके उनके साथ क्या होता था, उनको ज़्यादा राइट्स नहीं मिलता था, ठीक है? तो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि पार्टिसिपेट तो कर रही जनता, पर सब नहीं करते हैं, नॉट ऑल सेक्शंस, ठीक है? तो अब जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको क्या करने का ज़रूरत है? हम लोग को ऑर्गेनाइज करने का ज़रूरत है। अब ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? जो लेफ्ट आउट सेक्शन है, जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है? उन लोग को हम लोग को ऑर्गेनाइज एक साथ लाने का ज़रूरत है। अगर वो एक साथ आएँगे, तो क्या होगा? फिर एक साथ आके आवाज़ बढ़ाएँगे। कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल के पास ज़्यादा पावर नहीं होता है, लेकिन वही बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, जब वो यूनाइट हो जाएँगे, तो नहीं उनके बातों का दम होगा। नहीं, उसी तरह सेम तरीके से ऑर्गेनाइज करना मतलब ये सारे सेक्शन एक साथ आके एक ग्रुप फॉर्म करे, समझे? तो अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं? एम्पावर हो रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, समझे? और देखिए यही बात हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अलर्टनेस। हम लोग को हमेशा नहीं सचेत रहना होगा कि यार गवर्नमेंट अब फ्यूचर में कौन सी डिसीजन लेने वाली है, या हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सिटीजन को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपना एक बार वोट दे दिए 5 साल में, फिर घर में आराम से सो रहे, सरकार कुछ एक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। आप ढंग से इसका मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या बताया मैं पार्टिसिपेट करने का तरीका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? पहला तो आप वोट देते हो। दूसरा क्या करते हो? आप इच्छुक रहते हो कि सरकार कौन सा पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, और अगर ठीक से अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको ना क्रिटिसाइज करते हो। फिर अगर फिर भी खुश नहीं हो आप, तो फिर आप क्या करते हो? धरना, रैली, सिग्नेचर कैंपेन ये सब निकालते हो। फिर भी आप देखिए, और कुछ कुछ जो पिछड़े वर्ग थे उनको क्या करने का जरूरत है? उनको ऑर्गेनाइज करने का जरूरत है, एक साथ लाने का जरूरत है। उससे क्या होंगे? वो यूनाइट होंगे, तो वो अल्टीमेटली स्ट्रेंथन हो जाएंगे, नहीं एक साथ आके अगर आवाज़ उठाएंगे। और आखिरी स्टेप कि आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना होगा कि नहीं फ्यूचर में वो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी, या क्या क्या प्रॉब्लम है आपके अराउंड। तभी ना आप आगे तक बात बताओगे कि यार हम लोग को सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका आप कोई सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है? अब नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। देखिए, अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, जैसे खासकर इंडिया में मैं आपको पहले ही ना पढ़ा है डाइवर्सिटी के बारे में। अब डाइवर्सिटी है मतलब इंडिया में, तो क्या बहुत सारी ग्रुप है, मतलब बहुत सारी कम्युनिटी है, ठीक है? अब डिफरेंसेस के कारण ना कन्फ्लिक्ट होता है। कोई एक लैंग्वेज बोल रहा है या कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है। जैसे अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे ना कि लैंग्वेज बैरियर के कारण मराठी गुजराती से लड़ रहे हैं, या हिंदी स्पीकिंग पीपल का मराठी से हो रही है कन्फ्लिक्ट। या मान के चलिए रिलीजन के बेसिस पे ले लें, तो हिंदू मुस्लिम की कभी कभी नहीं छोटी सी बात पे अनबन हो जाती है। वहां पे अब क्या चीज का जरूरत है? अगर ये अनबन को
अगर मान के चलिए गवर्नमेंट नहीं सॉल्व करेगा, वो लोग खुद सॉल्व करने बैठेंगे, तो वो क्या करेंगे कि अल्टीमेटली वायलेंस में रिजल्ट हो जा, मतलब अगर वो बात फिर रिजॉल्व नहीं कर पाए तो वो लोग क्या, नहीं डंडा उंटा उठा के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, नहीं वो वायलेंस हो रही है, यही तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो वायलेंस कर रहे हैं। अब भले अब दो आदमी के बीच में विवाद हुआ था, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, पर वो दो इंडिविजुअल के लड़ने के कारण अब जो आमने सामने का जो माहौल है वो कैसा हो गया, फियरफुल टेंशन हो गया। अब जो एक हिंदू कैंडिडेट था उसके साथ दूसरे हिंदू ग्रुप आ जाएंगे, उसे उसे फेवर करने के लिए, जो एक मुस्लिम आदमी था उसके साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो पूरा एरिया में फियर और टेंशन का माहौल क्या बोलते हैं, फैल गया। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा मेन रोल कौन अब निभा सकता है, गवर्नमेंट ही निभा सकती है। अब गवर्नमेंट आएगी तो वो आराम से रिजॉल्व कर पाएगी, क्योंकि वो तो ना ही कोई क्योंकि वो तो कोई रिलीजन को फेवर नहीं ना करेगी, वो दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी। पर वही अगर एक इंडिविजुअल वो रिजॉल्व करने बैठता तो क्या वो पक्का बात है अपना रिलीजन को ज़्यादा महत्व देता, और ये टेंशन और इस्केलेट होती, समझे। तो ये क्या कर रहा था यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट वायलेंस को जन्म दे रहा था। जैसे आप देखेंगे कि नहीं, रिलीजन प्रोसेशन निकलता है, रिलीजियस प्रोसेशन, और क्या बोलते हैं सेलिब्रेशंस, फॉर एग्जांपल रामनवमी में देखे हो कैसे निकलता है रैली, तो उस समय क्या होता है, हिंदुओं का पूरा ग्रुप निकलता है, तो जनरली पुलिस लोग को भी अलर्ट मोड में रख दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर पुलिस भी आती है, तो उस समय जो कन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से रोकती है, वो मेन की रोल कौन उस समय प्ले कर रहा होता है, पुलिस। अगर वहाँ पे पुलिस नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाए, या ईद के टाइम में जब मुस्लिम लोग अपना ये निकालते हैं रैली ये सब, तो उस समय भी पुलिस लोग तैनात रहती है, अलर्ट मोड में रहती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार रिलीजियस प्रोसेशन के ही टाइम में विवाद हो, कन्फ्लिक्ट हो गया दो रिलीजन के बेसिस पे या कोई भी डिफरेंसेस के बेसिस पे, यार ये इंडिविजुअल नहीं स्टेट के बीच में भी हो सकती है राइवलरी। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं रिवर का, ठीक है। ये जो आपका कावेरी रिवर है ना, उसका डिस्प्यूट, तो कावेरी रिवर ना आपका फ्लो करती है कर्नाटका से, जाती है तमिलनाडु की तरफ। तो जो कर्नाटका है ना, ये अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब इससे फ्लो होने के बाद फिर तमिलनाडु में वो रिवर फ्लो करती है, समझे। तो अगर कोई कर्नाटका में अगर हम लोग डैम लगा दिए, ठीक है, और वहाँ पे रोक देंगे पानी, तो क्या फिर वहाँ का पानी फिर उसके बाद बढ़ के वो तमिलनाडु की तरफ तो नहीं जा पाएगी। अगर तमिलनाडु की तरफ नहीं जा पाएगी तो क्या तमिलनाडु के पीपल लोग सफ़र करेंगे, वाटर क्राइसिस सफ़र करेंगे। तो यहाँ क्या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे की रोल कौन प्ले करेगा, क्योंकि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका का, वो तो चाहेगा कि भाई पानी पहले मेरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो तमिलनाडु का गवर्नमेंट है वो तो चाहेगा कि नहीं मेरे स्टेट में वो लोग डैम से ना रुके और पूरा पानी आना चाहिए। तो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, वो रूल और नियम ऐसा निकालती है जिससे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या चीज़ का, पानी का, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट में हम लोग कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग छोटा सा विवाद रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो अल्टीमेटली एस्केलेट होके क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं वायलेंस में तब्दील हो जाएगी। अभी जो बातचीत हो रहा था अब ये नहीं चप्पल जूता वाला सीन हो जाता। तो यहाँ पे की रोल कौन परफॉर्म कर रहा था, वही पुलिस या गवर्नमेंट, अब जो क्या है रिलीजियस ये रिलीजन प्रोसेशन के भी टाइम में ये बहुत की रोल प्ले करते हैं, जो बोला आपको रामनवमी वाला सिचुएशन और क्या बोलते हैं ईद वाला सिचुएशन, ठीक है। और रिवर वाला भी केस बताया कि दो स्टेट के बीच में रिवर का डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में बात करते हैं। इक्वालिटी मतलब समानता और जस्टिस मतलब नहीं न्याय, कि सबको न्याय मिलना चाहिए। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये दोनों आइडियल्स है ना, आइडिया, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है, समझे। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ये दोनों को सेपरेट कर पाए। बोलते हैं ना इक्वालिटी और जस्टिस आर इनसेपरेबल, आप ये दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे मान के चलिए कि बताया था ना आपको कि पहले के टाइम में कि अनटचेबल्स लोग के साथ भेदभाव होता था, जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो भेदभाव करते थे कि यार अगर ये अनटचेबल मतलब इस मतलब लोअर कास्ट का आदमी को अगर मैं छू दूंगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे अनजस्टिस हो रहा है उन लोग के साथ, ठीक है। तो क्या इसलिए ना गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन की, बीच में आई और बोली कि नहीं
इक्वालिटी लाई कि अगर आप ऐसा करिएगा तो आप लोग को पनिश किया जाएगा, अपर कास्ट के लोगों को। तो उन लोग क्या कर रही है, जस्टिस इंश्योर करने के लिए इक्वालिटी ला रही है, समझे? आप जस्टिस ही नहीं इंश्योर करने के लिए इक्वालिटी ला रहे हैं, ठीक है? तो जस्टिस इज अचीव व्हेन वी ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है? मतलब अगर आपको समाज में जस्टिस लाना है तो इक्वालिटी तो लाना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक आदमी क्राइम किया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है? तो अब देखिए, अगर वो इंसान का महत्व नहीं होता जिसका मर्डर हुआ है, तो जो आदमी मर्डर किया उसके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये इंसान का मर्डर हुआ है, उसका लाइफ का भी इम्पोर्टेंस था, इसलिए जो मर्डर किया है उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। नहीं, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। क्राइम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। तभी ना इक्वालिटी आप स्टैब्लिश करोगे, तभी ना अल्टीमेटली जिसका मर्डर हुआ है उसको अन्याय मिल रहा है। मतलब क्या, आप जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए पहले आप क्या कर रहे हो, इक्वालिटी ला रहे हो समाज में, समझे? फॉर एग्जाम्पल आप समाज में देखोगे कि हम लोग बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। ऐसा देखा गया है कि बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड को ना एक जैसा एक नज़र से नहीं देखा जाता है, एक समान से। इसलिए सरकार क्या किया करती है आज के टाइम में कि गर्ल चाइल्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, नहीं, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न लाई है, नियम कानून, ताकि जो इनजस्टिस गर्ल चाइल्ड फेस करती है उसको वो ओवरकम कर सके, कि नहीं, जो उनके साथ वो इनजस्टिस ना हो। इसलिए वो क्या बोलते हैं, सरकार ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया है कुछ स्पेशल नियम कानून गर्ल चाइल्ड को, जो फेवर करे कि समाज भेदभाव ना कर सके बॉय और गर्ल के बीच में। जिसमें क्या पढ़े, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में पढ़े। सिंपली क्या, अगर आपको समाज में जस्टिस लाना है, मतलब नहीं, न्याय लाना है, तो आपको सबको इक्वालिटी देना ही पड़ेगा, समानता देना ही पड़ेगा, ठीक है? और क्या बोले, जैसे एग्जांपल लेते हैं बॉय और गर्ल का, कि आप देखेंगे पेरेंट्स या समाज बॉय को ज़्यादा प्रेफर करती है कि यार यही मेरा, नहीं, जनरेशन बढ़ाएगा, कि पीढ़ी बढ़ाएगा, बोलते हैं ना। और गर्ल चाइल्ड को हम लोग जैसे जनरली बोझ समझते हैं कि यार इसका शादी करा के हमको डॉरी देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, बोझ है, उससे समझते हैं ना, ठीक है? तो इसलिए क्या कर रही है, अब गर्ल चाइल्ड को सरकार फेवर कर रही है, कैसे, स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके, जिसके तहत गर्ल चाइल्ड को स्पेशल राइट मिलती है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन भी मिलती है गर्ल्स लोग को, आप देखे होंगे जब आप जॉब देने जाते हो तो नहीं, गर्ल्स लोग का सीट पहले से ही फिक्स रहता है कि इतना सीट है, इसमें गर्ल्स ही लोग का ये मतलब जॉब मिलेगा। बाकी जो कंपटीशन होगा वो बॉयज़ लोग में होगा, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के। लेकिन जो फिक्स नंबर ऑफ सीट गर्ल्स लोग के लिए रिजर्व रहता है, कि 100 सीट में अगर मान के चलिए हुआ है कोई चीज़ का एग्जाम, तो 5 सीट उसमें से फिक्स है कि गर्ल लोग को होना ही चाहिए, चाहे उन लोग का नंबर कम हो या ज़्यादा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा और इस तरह सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।